गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। यार मेरी वॉइस आ रही है क्या सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। हाँ गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस मीटिंग। तो शुड वी वेट फॉर 2 मिनट्स? अच्छा, वैसे ये जो मीटिंग है वो आप लोगों ने ही बोला था लेने के लिए। तो सबसे पहले किसी के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो यू कैन गो फॉर इट। हेलो सर। हाँ, हेलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये टाइम मैनेज कैसे करें सर तीनों सब्जेक्ट के लिए और दिन भर में। टाइम मैनेज कैसे करें तीनों सब्जेक्ट के लिए दिन भर में? जी जी। ओके। तो वैसे तुम थोड़ा सा ये बताना चाहोगे कि तुम्हें स्कूल में जाना पड़ता है, कितने दिन जाना पड़ता है? सर अभी तो नहीं है स्कूल। अच्छा। वैसे तुम लोगों की क्लास पर वीक कितने दिन है? 4 दिन? जी। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? सर हमें स्कूल भी जाना पड़ता है तो टाइम मैनेज कैसे करें? चलो, टाइम मैनेजमेंट हो गया। सर फॉर गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। इवनिंग। गुड सर इवनिंग। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि बहुत सारे बच्चे डमी ले लेते हैं हाँ, और बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग करते हैं, तो कौन सा बेटर होगा और पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए कि लाइक डमी ले ले या फिर स्कूलिंग रखे? ओके। डमी और नॉन डमी। हेलो सर। हाँ, हेलो। सर सीट में सर बैकलॉग क्रिएट हो जा रहा है सर, क्वेश्चन टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। चलो ठीक है। सर और सर सेम प्रॉब्लम विद मी सर, मेरा भी बहुत बैकलॉग हो रहा है। बैकलॉग हैंडलिंग सर क्लासेस में भी टाइम लग जा रहा है। किसमें? क्लासेस में सर। क्लासेस में टाइम लग जाता है? अच्छा। सर गुड इवनिंग रिवीजन सर। के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी। ओके, ठीक है। सर आई हैव बैक पेन, सो मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता। सो कैसे करूं फिर? क्या यू हैव बैक सर बैक पेन। बैक पेन? यस सर। तो तुमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया क्या? सर किया था। तो क्या बोला उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि नसों में खिंचाव हो रखा है। नहीं तो इज इट, मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, इज इट टेम्परेरी और थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लेने के बाद चला जाएगा या फिर सर थोड़ा? 3 महीने हो गए अब तक तो गया नहीं। नहीं तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ना कि कब तक चला जाएगा। नो सर, उन्होंने कहा था कि जल्दी चला जाए, लेकिन गया नहीं। तो तुमने कोई मेडिसिन ले रखी है उनकी? यस सर। चालू है मेडिसिन? यस सर। सर अभी तो दूसरे डॉक्टर पे गए थे तो उन्होंने अच्छा। ले रखे। हाँ, तो मतलब जैसे ये वाली जो चीज है ना, जैसे बैक पेन वाली चीज, इट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल इन द सेंस कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर मान लिया तुमने एक डॉक्टर से सलाह ली और उसने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं शो किया, देन यू आर सपोज टू चेंज द डॉक्टर्स। और आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई रेमेडी आती होगी एंड एक आध महीने में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो दिस इज नॉट समथिंग जिसके लिए यू नीड टू प्लान। वो तो मतलब डॉक्टर को दिखाओ, वो सही हो जाएगा। सर इसकी वजह से बैकलॉग बन रहे। अच्छा ठीक है, बैकलॉग के बारे में आई विल टॉक। यस सर। और कोई क्वेश्चन हो तो? यस सर। इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरे को स्पेसिफिकली मैथ्स में ही डाउट था। हाँ हाँ। मैथ्स के अंदर सर जब जैसे मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरे को इंटरनल मैनिपुलेशन है सर, जैसे एक स्टेप से अगले स्टेप पे हम आ जाते हैं, कई बार हम स्टेप स्किप भी करते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ पाता फिर अगर हम स्टेप स्किप। अच्छा, मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि जो क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, अगर उसमें बीच में कोई स्टेप स्किप हो गया है तो फिर वो समझ में नहीं आता, ये बोल रहे हो? हाँ सर अप्रोक्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरनल मैनिपुलेशन जैसे होता है ना, तो वो मेरे को उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आयुष कुमार ओझा सर। हाँ आयुष। सर मेरी प्रॉब्लम भी यही कुछ इसी से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स में। हाँ मैं हाँ। मुझे भी मैनिपुलेशन समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं बार बार वीडियोस को मतलब एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखता हूँ, तो क्या इस पे मेरी एफिशिएंसी पे भी इम्पैक्ट आएगा? अच्छा ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, पहले तो मैं इन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूँ। तो देखो गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, वेलकम।
सॉरी सर, बीच में डिस्टर्ब किया। अब नहीं सर कोई, मेरा भी बहुत हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या मेरा भी बहुत, सर हालत खराब हो जा रहा है सर। एक तो 6 घंटा का लेक्चर ओवरऑल आता है सर एक दिन, और उसको सर हम लगभग 9 घंटे लगा दे रहे हैं। 9 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाता ठीक। तुम्हारी आवाज बीच में ना कट कट के आ रही है तो। सर बोल रहे बहुत ज्यादा। हेलो। हाँ बहुत ज्यादा। मतलब 6 घंटा का ओवरऑल क्लास है सर, और वो हम हमसे हो ही नहीं पाता है 6 घंटा में। अच्छा 9 घंटा 10 घंटा लग जाता है, और उसी कारण हम रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। बैकलॉग क्रिएट हो जा रहा है उसके नहीं तो कारण बहुत। 6 घंटे किस चीज में लग जाते हैं जैसे। सर मतलब मैथ के सर एक लेक्चर देखने में हमको 4 घंटा लग जा रहा है। 1.5 घंटे का लेक्चर। यस सर। अच्छा, क्यों तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। यस सर, मतलब आप जो बताते हैं उसको एक बार पहले तसल्ली से देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद खुद से कोशिश भी करते हैं कभी कभी, और नहीं होता है उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर डीपीपी और सीट मेरा सॉल्व ही नहीं होता है ज्यादा। कोई कोई होता है बट और क्वेश्चन सब नहीं होता है, तो कैसे कॉन्सेप्ट को अच्छा से रखे कि सॉल्व हो अच्छा है सीट और डीपीपी सब। ठीक है, मतलब यू हैव गुड इवनिंग सर। अवेलेबल टाइम बट उससे सॉल्व नहीं होता, तुम ये बोलना चाह रहे हो। यस सर, कोई कोई क्वेश्चन होता है और सब ज्यादा नहीं हो पाता है, टेक्स्ट सोल्यूशन सब देखना पड़ता है सर तो। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आई एम ऋतिका। हाँ बोलो रितिका। सर हम स्कूल भी जाते हैं तो सर ट्यूशन सर कोचिंग की ये सर सारी क्लासेस सर बैकलॉग बहुत सारा हो रहा है, ना तो स्कूल का वर्क हो पाता है ना ये कोचिंग का हो पाता है, और सर रिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो तुम्हारे स्कूल में वैसे पढ़ाई होती है ढंग से। सर इतनी नहीं होती, अभी स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है तो नहीं, मतलब एक तो ये होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट टाइप स्कूल है जहाँ पे आगे भी पढ़ाई नहीं होगी। एक वो हो गया कि प्रॉपर स्कूल है, कम से कम बोर्ड की पढ़ाई तो ढंग से होगी, तो सर विच इज द इतनी केस। इतनी पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गुड मैं इवनिंग। पहले, हाँ पहले मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ एक एक, देन जो बचे हुए क्वेश्चन है ना अगर नहीं कवर होता है ना तो उसके अंदर उसके बाद यू कैन आस्क। सबसे पहले देखो आईआईटी का, जैसे मैंने शायद ये पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। अच्छा एक हमने एक बैच बनाया था कंपटीशन ऐप के ऊपर, प्रिपरेशन मंत्रा करके, कोई अवेयर है उसके बारे में। यस हाँ सर। सर। यस यस सर। सर। सर अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्रिपरेशन मंत्रा में वैसे मैंने जितने भी बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं ना यूजली उनके सबके आंसर डालने की कोशिश की है, बट ठीक है दोबारा हम बात कर लेते हैं। मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जैसे 10th तक बच्चा आया और हमने 10th तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब बैकग्राउंड से आए होंगे, और बट एक चीज मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ कॉमन क्या होगी कि सभी के मार्क्स अच्छे ही आए होंगे 10th में, तभी उन्होंने सोचा होगा आईआईटी जेई की तैयारी करनी है। और 90s और 100 मार्क्स देखना एक यूजुअल सा परसेप्शन होता है। अब देखो 11th में जब पढ़ाई चालू होती है तो सब बच्चों को एक तो जबरदस्त चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि 10वीं तक क्या होता है कि अगर बच्चा विदाउट समझे भी रट लेना तो भी काफी कुछ मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग सिस्टम है वो इसी तरह का सिस्टम है। यहाँ पे अब ईच एंड एवरीथिंग हमें समझना पड़ता है। ठीक है, पहला बात ये हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि 11th में मान लिया दो बच्चे आए सेम आईक्यू के, मतलब सेम आईक्यू के नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उन दोनों के मार्क्स 10th में बराबर थे, मान लिया 98 थे, बट अभी उनको समझने में अलग अलग टाइप की दिक्कत हो रही है। मतलब एक बच्चा तो इज एबल टू अंडरस्टैंड 80% ऑफ द थिंग्स, दूसरे बच्चे को थोड़ा टाइम लग रहा है। दोनों के 10th में मार्क्स बराबर थे, तो उसके पीछे एक रीजन तो ये होता है कि हमने 10वीं तक कैसे पढ़ाए उसका भी फर्क पड़ता है। मतलब यस 10वीं तक हमने समझ समझ के पढ़ा है या रट रट के पढ़ा है उसका फर्क पड़ता है। और जिस बच्चे ने समझ समझ के पढ़ा होगा, खुद पढ़ा होगा, तो उसका ऑफ कोर्स थिंकिंग एबिलिटी बेटर होगा, तो वो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, उसको वो चीजें भी जल्दी करेगा। जिस बच्चे ने ऐसा नहीं किया है, जैसे उसमें एक मैनिपुलेशन भी आता है कि जो मैनिपुलेशन है, जैसे मान लिया कुछ ऐसे लिखा है 3 raised to power x इंटू 3 raised to power y लिखा है, तो इसका नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप क्या है कि 3 raised to power हम x प्लस वाई लिख दें। अब ये जो मैनिपुलेशन है ये हमने क्यों किया, कैसे किया,
ये इसका कोई लॉजिकल वो नहीं है कि ऐसा है तो ऐसे कर लेना। ये तो हम धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी सीखते हैं। तो अगर किसी का मैनिपुलेशन पार्ट वीक है तो उसको भी दिक्कत आएगी समझने में भी एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। बट हैविंग सेड दैट, उसका ये मतलब नहीं कि आगे कुछ नहीं हो सकता। मोर और लेस 98-99% बच्चे इसी कैटेगरी में ही रहते हैं जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट वन शुड अंडरस्टैंड कि अभी तो पूरा 2 साल पड़ा हुआ है, और अगर हम ढंग से मोटिवेटेड होकर मेहनत करें तो वो सारी चीजें अभी भी इनकलकेट की जा सकती हैं, जनरेट की जा सकती हैं अपने अंदर, जो मैनिपुलेशन हो गया और ये हो गया, जैसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। बट उसके लिए हमें टाइम देना चाहिए, और दूसरा हमारा जो पढ़ाई है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। पहला बात तो ये हो गया, ठीक है। अब IIT जेई की जैसे हम तैयारी करते हैं, तो तुम इसको ऐसे मानो कि रैंक 1 से लेके रैंक 10,000 की बात करते हैं। IIT की मैं केवल अभी बात कर रहा हूँ, IITs जो हैं। तो 1 से लेके 10,000 तक जो रैंक आ रहा है उसमें ऑफ कोर्स जो रैंक 1 वाले के मार्क्स आएंगे और जो रैंक 10,000 के मार्क्स आएंगे वो इक्वल तो नहीं आएंगे, उनमें काफी डिफरेंस होगा, ठीक है। मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि उनके जो मार्क्स में ऐसे मान सकते हो कि जो टॉपर होगा उसका लगभग 50% के आसपास या 60% भी ज्यादा है, 50% के आसपास, मतलब जैसे थंब रूल 50% के आसपास मार्क्स लास्ट वाला जो बच्चा IIT में जाएगा उसका होगा। तो मतलब अगर मान लिया टॉपर का रैंक 360 में से 300 के आसपास आ रहा है, तो जो लास्ट बच्चा IIT में घुस रहा होगा उसका 150 160 कुछ ऐसे मार्क्स होगा। अब ये जो ब्रेथ मिलाना हमें पूरा मार्क्स का, उसमें एक बच्चा जैसे 180 मार्क्स ला रहे हैं, दूसरा 230 मार्क्स ला रहे हैं, तो उसमें अंतर क्या है? ऑफ कोर्स एक अंतर तो ये हो गया कि दोनों की रिसेप्टिविटी अलग अलग है, एक को जल्दी समझ में आता है, दूसरे को थोड़ा सा लेट समझ में आता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके नहीं मतलब मैं बोलूँगा अलग अलग परसेंटेज में उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई होगी। किसी बच्चे ने ज्यादा क्वेश्चन किए होंगे, किसी ने कम क्वेश्चन किए होंगे, वो भी एक फर्क पड़ता है। ये अब दूसरा एस्पेक्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मान लिया रैंक 1 वाले ने 100 चीजें की, तो जो लास्ट वाला रैंक वाला बच्चा है उसने भी 100 किया होगा, नहीं। उसने हो सकता है 50% किया होगा, उससे उसकी रैंक 10,000 के आसपास आ गई। जिसने 60% 70% किया होगा चीजें कंप्लीट, उसकी रैंक और बेटर आ गई, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात, मतलब वी शुड बी ओपन माइंडेड रिगार्डिंग दिस। अब दूसरी बात ये है, तीसरी बात, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला था कि हमें डमी स्कूल लेना चाहिए या नॉन डमी लेना चाहिए। तो देखो IIT जेई की जो प्रिपरेशन है वो है CBSE बेस्ड। CBSE बेस्ड है, मतलब जो CBSE के कॉन्सेप्ट है उसी को हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा नहीं वैसे काफी ऊपर ले जाते हैं, बट CBSE के कॉन्सेप्ट आने जरूरी है। तो जो भी यहाँ पे तुम्हें पहले पढ़ाया जाएगा, मान लिया अगर मैं बोर्ड की क्लास नहीं करूँ, केवल IIT वाली क्लास करें किसी भी चैप्टर में, तो दैट इज सफिशिएंट। उससे बोर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा IIT जेई भी कंप्लीट हो जाएगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि मान लिया हम बोर्ड का पढ़ लें तो उससे IIT कंप्लीट नहीं होगा। यूजली बोर्ड वाले जो टीचर हैं, यूजली मतलब आई विल नॉट से कि 100% ही ऐसा होगा, बट उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो समझाने वाला तो होता नहीं है। वो तो 9th 10th की तरह ही होता है कि ये रट लो वो रट लो, ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें मतलब अगर कोई प्योरली बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा है तो केवल उसके बेसिस पे जेई नहीं निकाला जा सकता, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जैसे माने एक चैप्टर हमने बोर्ड के लिए पढ़ा, उसमें मान लिया मेरे 10 घंटे लग गए स्कूल में, और फिर हमने वो IIT जेई के लिए पढ़ा, तो उस 10 घंटे का थोड़ा बहुत तो यूज है। ऑफ कोर्स अगर हम कोई भी चीज दोबारा पढ़ते तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे हमें और ज्यादा समझ में आएगा, इस नो डाउट अबाउट इट। तो अगर हम IIT जेई के लिए पढ़ाएंगे तो हम तो उसको वापस जीरो से ही मानेंगे, हम तो फिर जीरो से सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है प्लस यहाँ पे भी आ रहा है, तो उसके लिए मतलब स्कूल जाने से कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। दिस इज फॉर श्योर जो बच्चा IIT जेई की तैयारी कर रहा है सीरियसली। तो अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए कि मैं डमी ले लूं या फिर अटेंडिंग स्कूल ले लूं, तो आई विल से कि अटेंडिंग स्कूल में ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम की कमी पड़ेगी, प्लस जो स्कूल आने जाने में टाइम हो गया, प्लस जो वहां पे पढ़ाया भी जाएगा वो मेरे बहुत काम का नहीं होगा। मतलब अगर काम का होगा भी तो ऐसा होगा हमने 10 घंटे खर्च किए तो शायद आधा घंटा या 1 घंटा काम का निकला। तो पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि अगर मेरे से ऑप्शन दिया जाए कि मैं डमी लूं या अटेंडिंग स्कूल लूं, तो आई विल से
कि हमें डमी लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज उससे क्या होगा, हमें डेली लगभग 5-6 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेगा. अब नाउ यू कैन थिंक ऑफ के 5-6 आवर्स एक्स्ट्रा एवरी डे ओवर ए पीरियड ऑफ 1 or 2 years विल क्रिएट हेल एंड हेवन का डिफरेंस. दो बच्चों में, एक जो स्कूल जा रहा है और दूसरा स्कूल नहीं जा रहा है. ये तो उसकी हो गई पॉजिटिव साइड. अब इसकी फ्लिप साइड क्या है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो डमी लेके घर पे बैठ जाएंगे, वो ना यहाँ का पढ़ेंगे और ना स्कूल का पढ़ेंगे, तो उनका हालत फिर बोर्ड में भी खराब हो जाएगा. तो ऐसे बच्चों के लिए जो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख सकते, ऑफ कोर्स उनके लिए तो आई विल से कि डमी फिर बेकार हो गया, क्योंकि वो इनडिसिप्लिन और ज्यादा हो गए. ठीक है, तो इससे बढ़िया तो ये था कि अगर स्कूल जाते तो लाइफ में एक डिसिप्लिन बना रहता. तो जब मैंने ये बोला कि डमी विल गिव यू मोर टाइम, तो हमें उस टाइम का यूज करना भी आना चाहिए, मतलब हमें उसका यूज करना भी चाहिए. ठीक है, बट अगर एक बच्चा हाईली मोटिवेटेड है और डेली वो 10-12 घंटे पढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स 10-12 घंटे मतलब टोटल मिला के इंक्लूडिंग क्लासेस, तो ऑफ कोर्स अगर वो स्कूल से टाइम बचा रहा है तो उसको फायदा तो हो गया होगा. ऑफ कोर्स पहली बात ये होगी. तो ये तो उस बात का आंसर हो गया कि हमें डमी में जाना चाहिए या उसमें जाना चाहिए. अच्छा, किसी किसी यूजली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा मान लिया स्कूल नहीं जा रहा है तो वो शायद उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर स्कूल तो जरूरी है ही, आगे चल के काम भी आता है. तो ये सब बातों का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बशर्ते मतलब प्रोवाइडेड कि बच्चा मोटिवेटेड हो. अगर बच्चा ही मोटिवेटेड नहीं है फिर तो दुनिया में कुछ भी कर लो, फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है सच. तो जब मैंने ये बोला कि अगर हमारा टाइम स्कूल से बचता है, मतलब भले ही स्कूल वाले हैं, अगर हमें अलाउ कर दें कि 2 दिन आ जाओ चलो, तो दैट इज ऑल्सो ए बिग रिलीफ. अगर वो टाइम हमारा बचता है तो वो हमें बचाना चाहिए. एंड दूसरा चीज साइमल्टेनियसली मैंने क्या बोला कि वो जो बचा हुआ टाइम है फिर उसको हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए. ये चीज तो एक बात हो गई. अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाना ही पड़ता है, ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर वे अराउंड. तो ठीक है, अब तुम्हें उसी के साथ मैनेज करना है, तो फिर हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उसके बाद कहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. अब मैं उस ऑर्डर पे आ जाता हूँ. एक तो तुम इसको ऐसे सोचो, स्पेशली मतलब जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें 12th के साथ बहुत सारे बच्चे जेई निकालते हैं. ठीक है, मतलब वो स्कूल भी जा रहे हैं और जेई भी निकालते हैं. मेट्रो सिटीज का मैंने नाम क्यों लिया, छोटे शहर में तो क्या है कि स्कूल आसपास ही होगा, हमें घर से स्कूल तक जाने में शायद 15 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा. दिल्ली जैसे शहर में बच्चे को एक तरफ से 1.5-1.5 घंटा भी लगता है, 1-1 घंटा भी लगता है स्कूल तक पहुंचने में. ठीक है, फिर वापस आने में उतना ही टाइम. इसके बाद भी कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं, तो फिर ऑफलाइन कोचिंग में जाने में उसको फिर एक सर्टेन टाइम लग रहा है. मतलब पढ़ाई की बात तो हो ही गई, उसका ट्रेवल टाइम ही डेली 3-4 घंटे हो रहा है. अब मतलब स्कूल में पढ़ाई हो गई 6 घंटे, 3-4 घंटे ट्रेवल टाइम हो गया. उसके बाद वो जो पढ़ रहा है उसके बाद भी सिलेक्ट हो सकता है, मतलब होते ही है, आपको हो सकता है क्या, होते ही हैं. तो अगर वो बच्चा मैनेज कर रहा है, तो जो बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है उसके पास एक हेड स्टार्ट तो है ही, डेली कम से कम 2-2.5 घंटे का एक्स्ट्रा. मतलब हमारे पास 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा अवेलेबल है विज वो पर्सन जो दिल्ली में स्कूल अटेंड कर रहा है डेली, और फिर भी वो सिलेक्ट होगा आगे चल के, भले ही उसके रैंक थोड़ा पीछे रह जाए. और ऑफकोर्स जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सिलेक्ट होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल. मतलब जो टॉप 100 में बच्चे आएंगे वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो यूजली मैक्सिमम 12th के ही रहते हैं, मतलब ड्रॉपर नहीं, मैक्सिमम 12th के साथ ही निकालते हैं. जो भी पहले 500 में बच्चे आते हैं ना, मैक्सिमम मतलब ज्यादा बड़ा परसेंटेज उन्हीं का रहता है. तो अगर वो मैनेज कर सकते हैं तुम भी मैनेज कर सकते हो, मतलब टाइम है. अब मैनेज कैसे करना, तो देखो अगर तुमने 11th में स्टार्ट किया है तो 11th में रिलेटिवली स्लो पढ़ाया जाता है. जैसे अभी तुम्हारी 4 दिन क्लास हो रही है तो 3 दिन तो फिर भी हमें बचता ही है. जब तुम 12th में जाओगे तो और कम टाइम बचेगा. ठीक है, और 13th में जाओगे तो वहां तो 6 days क्लास लगता है. तो जैसे हम ये बोलते हैं आराम वाली जो चीज है या हार्डवर्क वाली चीज जो है, ये काफी कुछ रिलेटिव है. अगर मान लिया मैं 6 घंटे मेहनत करने की आदत डालूं तो मेरे को 7th आवर में स्ट्रेच करना बहुत पेनफुल लगेगा. अगर मेरे को 12 घंटे पढ़ने की आदत है तो 10 घंटे भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं विद फुल एफिशिएंसी. तो अगर हम आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटीएंस को यूजली क्रीम ऑफ द नेशंस बोलते हैं, क्रीम ऑफ द नेशन बोलते हैं. तो अगर हमें उस टैग तक जाना है तो देखो हमें कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा विज वो पर्सन जो
केवल बोर्ड की तैयारी कर रहा है, ठीक है। हजारों बच्चे हर साल करते हैं, तो ऐसा कोई ये अनअचीवेबल फीट भी नहीं है कि जो नहीं कर सकते। ये मैं इस बात का आंसर दे रहा हूँ कि हमें डेली लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहिए, ठीक है। वो बोरियत होगी, परेशान होगे, वो अपनी जगह है, बट अगर तुम आदत डालोगे तो 15-20 दिन में एक दिन में हम 10-12 आवर्स आराम से पढ़ सकते हैं। अब जो बच्चा स्कूल जाएगा वो अपने स्कूल के आवर्स इसमें से निकाल दे, ठीक है। टाइम हमारे पास बचता है चीजों को मैनेज करने के लिए, और थोड़े से हम स्मार्ट वे में चीजों को ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब टाइम मिले तब हम एक पर्टिकुलर काम कर लें जो लेस इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि मेरे को स्कूल भी जाना पड़ता है और ये है, तो डेफिनेटली अगर स्कूल से छुट्टी मिलती है तो दैट इज ए रिलीफ, बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी बंदे को स्कूल जाना ही पड़ता है तो वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रिपरेशन पे कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए। तो देखो, आज ही जैसे कल हमारा जेई का रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट में दो पर्टिकुलर बंदों से, मतलब सबसे तो मेरी बात नहीं हुई, बट दो पर्टिकुलर बंदों ने मेरे को ये बोला कि उन्होंने जो हमारी शीट है उसका केवल एक्सरसाइज 1 किया है, और एक बंदे का परसेंटाइल 99.7 है और दूसरे का परसेंटाइल 99.82 है। तो 99.7 को तुम मान सकते हो 3000 रैंक के आसपास, और 99.8 को मान सकते हो 2000 रैंक के आसपास। परसेंटाइल है ये, परसेंटेज नहीं है ये, तो आई होप परसेंटाइल तो सबको समझ में आता ही होगा शायद। जी सर। हाँ, तो जो हमारा मटेरियल है, अब तुम ये मानो कि उसमें एक्सरसाइज 1 इटसेल्फ इज सफिशिएंट एज फार एज मेंस इज कंसर्न। और सफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि कोई 90 परसेंटाइल आ रहा है, 99.8 तक बंदा वो पहुंच गया। तो हाँ बोलो, उमर कुछ बोलना चाहता? नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये हो गया सफिशिएंसी। अब मैंने क्या बोला कि हमें अपनी चीजें प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए। देखो, एक बार मैं और बता दूं, जो यूजली बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर जो आईआईटी जेईई की तैयारी करे, आई होप ऑल ऑफ यू आर, उनको एक, जैसे बोलते हैं ना, उनको उनके दिमाग में एक ये चीज होती है कि सारा कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मतलब जिसे बोलते हैं या तो 100% हो या फिर 0% हो। हमें अपनी इस मेंटालिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। मतलब कि कोई बच्चा ये बोलेगा कि मैं एक चैप्टर अगर करना चाह रहा हूँ तो मैं तो A to Z सभी करूंगा तभी मैं खुश होऊंगा उसमें, वरना बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसके अंदर हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। एंड रिसोर्स का मतलब क्या है? ऑफकोर्स टाइम। यहाँ पे रिसोर्स का मतलब क्या है? टाइम एंड ब्रेन। जो भी हमारे पास IQ अवेलेबल है उसका हम बेस्ट, उससे रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये कैपेबिलिटी अपने अंदर जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने दूसरा डिस्क्लेमर डाल दिया। अब आते हैं, सबसे ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे लेक्चर्स, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया प्रैक्टिस कम है और थ्योरी आती है तो प्रैक्टिस तो आगे जाके भी की जा सकती है, काफी टाइम मिलेगा, 11th और 12th के बीच में मिलेगा। दिवाली वेकेशन 2-4 दिन की मिल गई, 6 दिन की मिल गई, वहां पे काफी कुछ प्रैक्टिस की जा सकती है। 12th में सिलेबस जब जल्दी खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर हमने थ्योरी में कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर क्या होगा कि सारा कुछ, कुछ कुछ चैप्टर हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं, जिनका दूसरों से कोई रिलेशन नहीं है, बट काफी चैप्टर का दूसरे से लिंक भी है। तो अगर हमने एक चैप्टर बीच में से गायब कर दिया तो उसके बेसिस पे हर चैप्टर में फिर दिक्कत होगी। और एक तो दिक्कत कुछ रियली में होगी, दूसरी दिक्कत क्या होगी? साइकोलॉजिकल होगी। मतलब मेरे को यही लगता रहेगा कि यार मेरा वो चैप्टर वीक था, शायद इसीलिए मेरे को समझ में आ रहा है, सॉरी, इसीलिए शायद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेक्चर देखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब लेक्चर देखने का स्टाइल क्या है? मतलब लेक्चर देखने का पर्पस क्या है? कि मैंने कुछ चीज पढ़ाई, फिर जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराए। अब जब हम एग्जाम्पल करा रहे हैं तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो एग्जाम्पल तुम्हारे करने के लिए नहीं होते, वो जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें जो जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, और वो हमारा अनइंटरप्टेड फोकस वहीं रहना चाहिए। तो हमें उस टाइम में कुछ लिखना नहीं चाहिए। इस तरह की चीजें हो गई कि कुछ बच्चे जैसे अभी बोला था खुद सॉल्व करते हैं, खुद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें जो मटेरियल दे रखा है इतना ज्यादा है कि
बेसिकली वो मटेरियल तो हमने उस बच्चे के लिए भी दे रखा है जो 100 के अंदर रैंक लाएगा, वो तो उसके लिए भी है जो 10,000 के आसपास रैंक लाएगा। तो मटेरियल तो हमें सबके हिसाब से देना है। तो मटेरियल इतना जा रहा है कि 99.9% बच्चे उसको कंप्लीट कर नहीं सकते, ये हमें पहले से पता है। बट जो बच्चा उसको 50% करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो 80% करेगा वो 2000 के अंदर रैंक ले आएगा, जो उसको 100% के आसपास कर लेगा वो 100 के अंदर रैंक ले आएगा आराम से। तो जो हमने मटेरियल देखा है तो दे रखा है वही खत्म नहीं होगा मैक्सिमम बच्चों से। तो क्वेश्चन तो अनंत है, क्वेश्चन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल। तो अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैं 6 साल तैयारी करना चाहता हूं तो आई कैन गिव हिम सो मेनी क्वेश्चन कि वो 6 साल में कंप्लीट ना हो। तो इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है। तो जब भी हम लेक्चर देख रहे हैं ये ठीक है, तो यू शुड ट्रीट दैट एज ए ऑफलाइन लेक्चर। ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर की तरह तुम देखा करो उसको। और मतलब बीच में कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं किया, तुम तो ये देखो कि वहां पे कराया क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर यू कैन मैनेज, अब ये इसमें इंडिविजुअल कैपेबिलिटी आ जाती है। अगर यू कैन मैनेज टू मेक नोट्स अलोंग विद, तो नोट्स बनाओ। मैथ की तो मैं बात कर ही सकता हूँ कि फिर तो नोट्स बनाओ। बट कुछ बच्चे क्या है कि जैसे 1.5 घंटे का लेक्चर है, उनको नोट्स बनाने में और साथ में ऐसे करने में 2.5 घंटा लग रहा है या 3 घंटा लग रहा है, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस इतना टाइम वेस्ट करना। जो भी तुम्हें लेक्चर दिए गए हैं उसका पीडीएफ दिया गया है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लें, और जब भी पढ़ाया जा रहा है तो पेन लेके साथ में बैठे, उसमें कुछ चीज अगर मेरे को एक्स्ट्रा लगे कि ये चीज ऐड होनी चाहिए तो वो हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर मान लिया नोट्स साथ में बना के मैं 1.5 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में मैनेज कर सकता हूँ, देन ऑल्सो इट इज काइंड ऑफ ओके 11th में ना, कि अगर मेरे को आधा घंटा लग रहा है एक्स्ट्रा तो भी काइंड ऑफ ओके, बट उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड सर हाँ। जब हम लेक्चर देखते हैं तो अगर स्पीड पे देखें, जैसे नॉर्मल स्पीड पे तो मुझे समझ में नहीं आता जाता, तो 1.5 स्पीड पे देखता हूँ मैं, तब समझ में आता है आपके लेक्चर्स। या ये तो उल्टा बोल बता दिया, मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्लो स्पीड पे समझ में नहीं आता। सर स्लो और आप ज्यादा स्लो हो जाता है फिर वो समझ में नहीं आता मुझे। नहीं तो अगर इफ इट वर्क्स फॉर यू देन फाइन, ये तो और अच्छी बात है। बट अगेन इट इज अगेंस्ट लॉजिक कि हम एक चीज आराम से सुने और एक जल्दी 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 सुने। बेसिकली अगर हम जल्दी जल्दी सुने तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है ना, तो ब्रेन को उसे प्रोसेस करना और फिर उसको स्टोर करना उसके लिए कम टाइम मिलेगा। बट अगेन इफ इट वर्क्स फॉर यू वेरी गुड, फिर तो बढ़िया ही है, हमारा तो टाइम और बच रहा है। बट मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को फॉल्स नोशन हो के मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसी पे आता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार मेरे को समझ में तो सब आता है बट क्वेश्चन नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता। अगर समझ में सब आता है तो फिर क्वेश्चन भी होने चाहिए, कम से कम एक्सरसाइज 1 का। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमें नोट्स होने चाहिए, सॉरी सबसे पहले हमें लेक्चर देखने चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 हो गया, ये ठीक है। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 अगर तुमने किया तो तुम्हारा मेंस श्योर हो गया। और मेंस श्योर होने का मतलब ये नहीं कि एडवांस उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट होगा। मेंस की जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वो मान लो एडवांस की 70% प्रिपरेशन तो उसी के अंदर है, बस जो आखिर की जो 30% प्रिपरेशन है दैट इज बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग एडवांस लेवल के। तो फिर सबसे पहले लेक्चर देखा तीनों सब्जेक्ट में, ये हमें टास्क 1 कंप्लीट करनी है। दूसरा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 किया। अच्छा, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करने में अगर मान लिया हमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमें लगाना चाहिए, ये ठीक है। फिर बाकी चीज छोड़ दो, बट इसी को ज्यादा लगाओ, क्योंकि उसी में क्या होगा सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। उसी से मेरे को पता लगेगा कि कितना चीज समझ में आया है। अब जैसे किसी बच्चे ने ये बोला कि मेरा मैनिपुलेशन कमजोर है, या फिर मेरे को कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होगा डेफिनेटली कि उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन शुरू कैसे करना है। अगर ये वाला प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन हमें ये पता ही नहीं कि शुरू कैसे करना है, या फिर हमने बोला कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए और 20 में से एक ही क्वेश्चन बना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 है वो उसको एज ए सॉल्व एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। कि मान लिया कि वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं तो उनको पढ़ लिया, तो उनको पढ़ने से क्या होगा हमारे दिमाग में कुछ कुछ अप्रोचेस आ जाएगा कि अच्छा ऐसे 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 सॉल्व करते हैं। फिर एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो गया तो 3rd नंबर पे हमारी टास्क आती है कि हमारा रिवीजन होना चाहिए। अब रिवीजन का मतलब क्या है कि केवल नोट्स हमारे कंप्लीट होने चाहिए।
ये ठीक है, मतलब नोट्स की रीडिंग लगानी चाहिए। जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस समय तो हम अपना पूरा फोकस रखें कि क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, सॉल्व किया जो भी होमवर्क है। और जब एक बार पढ़ा दिया, एक महीना निकल गया, तो उसके बाद वो सारे प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल नोट्स की रीडिंग लगा लें तो सारा कुछ हमारे दिमाग में फ्रेश हो जाएगा, जहां तक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और बीच बीच में जो एग्जाम्पल आएंगे वो भी पढ़ लेंगे, तो उससे भी एक हमें सेंस ऑफ प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर 4 दिन क्लास है तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्वाइट मैनेजेबल, मतलब कम से कम इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं, भले हम स्कूल डेली जा रहे हैं। क्या क्या चीज? लेक्चर देखना, दूसरा चीज हमने बोला एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करना, और तीसरा चीज हो गया हमारा रिवीजन। ये हम बोल सकते हैं ये पहला पैकेज है विच विल इंश्योर आवर सिलेक्शन इन जेई। तो इतना तो हमें करना ही चाहिए। अब इसके बाद क्या करें वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम बचता है। इसके बाद अगर टाइम बचता है देन वी, अच्छा जब मैंने बोला टास्क 1 लेक्चर देखना तो वो तीनों के देखना, टास्क 2 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करना तो फिर वो तीनों सब्जेक्ट में करना, फिर टास्क 3 के हमें रिवीजन करना तो वो तीनों में करना। जब तक टास्क 3 तीनों में नहीं होता ना तब तक हमें अगली टास्क पे नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फेवरेट हो गया तो उसमें तो वो 5 टास्क कर रहे हैं और एक दूसरे में एक ही टास्क करेंगे, बस केवल लेक्चर देख के छोड़ दिया, तो दैट विल नॉट फेच यू गुड रैंक आगे चल के। और फिर वो प्रिपरेशन भी हैफ हैजर्ड है, उसके ऊपर कुछ सॉलिड आगे जाके बिल्ड करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अगर ये हो गया देन वी कैन गो फॉर जो हमारी मेंस की डीपीपीज हैं। डीपीपी में भी 2 क्लासिफिकेशन है ना, एक मेंस और एक एडवांस, तो मेंस वाली कर सकते हैं। फिर उसके बाद और टाइम बचता है तो ऑफ कोर्स पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3 में होते हैं मेंस वाले वो कर सकते हैं। और टाइम अगर अवेलेबल है तो एक्सरसाइज 2 कर सकते हैं। फिर मेंस की जो एक्सरसाइज 3 का जो एडवांस वाला पार्ट है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब ये मैं एक के बाद एक बता रहा हूँ। फिर उसके बाद और भी टाइम अगर अवेलेबल है तो एडवांस की डीपीपीज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कि टास्क कैसे प्रायोरिटाइज करनी है। हेलो सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो आपका मैथ्स का रहता है सर उसके लेक्चर्स तो सब समझ में आते हैं, लेकिन सर जब क्वेश्चंस करने जाते हैं सर क्वेश्चंस एकदम कुछ समझ ही नहीं आते। और सर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हो जाता है, मतलब लगभग सही रहता है लेकिन उसमें बीच में फंस जाता है। हाँ, मैंने अभी इस बात का ही आंसर दिया था। मैंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि लेक्चर समझ में आते हैं बट वो क्वेश्चन नहीं होते। तो उसका मतलब क्या है कि हमें ढंग से समझ में नहीं आया है, या तो दूसरा चीज हमने कि तुम एक बार अपना ये बंद कर लो यार। हाँ, या फिर दूसरा चीज ये हो सकता है कि हमने अप्रोप्रिएट टाइम ना दिया हो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में हमें जैसे एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 हम बोले उसमें 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल क्वेश्चन, मतलब उनके हमें मेथड पहले से पता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, बस उसी को हमें रिप्रोड्यूस करना है जो लेक्चर में पढ़ाया गया है। 20% में हो सकता है कि मैनिपुलेशन इन्वॉल्व हो, तो इसलिए अगर हम एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 50% तक भी कर लेते हैं तो इट इज फाइन। पहला चीज तो ये हो गया। और इस दूसरा चीज मैंने क्या बोला कि अगर फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत है तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 हम सॉल्व एग्जाम्पल की तरह कर सकते हैं। ठीक है, और भी फिर भी नहीं दिक्कत है, फिर भी नहीं हो पा रहा, तो आई विल से कि एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 है वो तुम सारे क्वेश्चन पहले तो सोल्यूशन के साथ पढ़ जाओ, मतलब क्वेश्चन पढ़ो, सोचो क्या बोला, फिर सोल्यूशन पढ़ लिया, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को 1-2 दिन बाद दोबारा अटेम्प्ट करो। तो उसमें क्या होगा कि 100% तो रिकॉल नहीं होगा, बट जो भी 60-70% रिकॉल हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ये जो मैनिपुलेशंस हैं, जो मैनिपुलेशंस नहीं आती हैं, वो बेसिकली धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते हुए ही सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मैनिपुलेशंस हैं। कुछ ऐसा होगा कि टोटल 50-60 चीजें हैं जिनको अगर हम सीख लें तो हमारा मैक्सिमम जगह काम बन जाएगा, 90% ऑफ द टाइम काम बन जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन किया हमने, मेरे को मैनिपुलेशन समझ में नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूं, फंस गए, फिर हमने सोल्यूशन देख लिया। तो जब सोल्यूशन में वो वाला स्टेप होगा वो हमारे दिमाग में चला जाना चाहिए कि आगे जाके अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो आई विल डील विद इट। बट जैसा मैंने बोला कि एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोसीजरल हैं। प्रोसीजरल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया मैंने कोई लॉग की इनइक्वालिटी दे दी, ठीक है, फिर हमने बोला कि सॉल्व दिस, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि मेरे को अलग से कुछ सोचना पड़ता है कि क्या करूं, इसमें कौन सी ट्रिक लगाऊं, इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं। सीधे सीधे से स्टेप्स हैं कि हम डोमेन निकालें, फिर लॉग हटाएं, फिर सॉल्व करें और फिर उसका इंटरसेक्शन लें। इसको हम प्रोसीजरल क्वेश्चन बोलते हैं कि हमें अलग से कुछ नहीं सोचना, केवल वो स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं जो हमने लेक्चर में बता रखे हैं।
कुछ बच्चों का जैसे नमस्कार बैकलॉग। सर। हाँ अमरजीत बोलो। सर मतलब जो आप क्लास में एक जो सॉल्व एग्जाम्पल करवाते हैं सर, उसको पहले कर सकते हैं, मतलब ये नोट्स की तरह, उसके बाद उसको कर ले और उसके बाद फिर डीबीपी और सीट करें। नहीं मैंने वही बोला ना कि जो हमने क्लास में एग्जाम्पल कराए हैं उसमें आई एम ट्राइंग टू टीच यू ना कि कैसे अप्लाई करते हैं और क्या पढ़ाया गया उसके बेसिस पे। तुम्हारे लिए तो वो एग्जाम्पल पहली बार आया है, तो मैं तो इसको बोलता हूँ कि हमें नहीं करने चाहिए एग्जाम्पल, उससे टाइम वेस्ट होता है। पहले तो तुम समझो ना कि कैसे कैसे स्टेप किया गया, तुम्हारे करने के लिए तो मॉड्यूल दिए गए ना, तो उसमें से एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 कर लो, वो खुद ट्राई करो रादर देन क्लास के एग्जाम्पल। अब कोई बच्चा बोलता है कि मैं दोनों चीज कर सकता हूँ और मैनेज हो जाता है मेरे से टाइम, तो फिर कर लो, अदरवाइज दैट इज नॉट नेसेसरी। उसके लिए अगर हम टाइम वेस्ट करें, मान लिया जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था कि मैथ में 4 घंटा लगता है, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड फ्रॉम एनी एंगल। इतना घंटा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब जैसे ऑफलाइन क्लास में मान लिया हम बैठे रहते हैं और 1.5 घंटे की क्लास है, तो 1.5 घंटे बाद ही खत्म हो जाएगी ना, उसमें तो हम 4 घंटे नहीं लगा सकते ना। तो क्वेश्चन को मतलब मेरा तो सजेशन आएगा हमें नहीं सॉल्व करना चाहिए। हाँ एक चीज और, बैकलॉग हैंडलिंग में जिन लोगों का बैकलॉग क्रिएट हो गया है, वो देखो, एक तो तुम ये मानो कि 4 दिन क्लास है तो 3 दिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है और उसमें एक दिन संडे है, तो वो तो डबल एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर मान लिया मेरा 10 दिन का बैकलॉग है, तो हम अगले 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उसके, ठीक है। बैकलॉग हमें कवर उसी सीक्वेंस में करना चाहिए जिस सीक्वेंस में पढ़ा रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि करंट चैप्टर पढ़ना चालू कर दें और पुराने वाला साइड बाई साइड करते रहें। कहीं कहीं तो ये चल जाएगा अगर चैप्टर अनरिलेटेड है, बट यूजली जिस सीक्वेंस में पढ़ा रखा है ना उसी को फॉलो करें। और जैसा मैंने बोला ना कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए लेक्चर देखें, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करें और पहले मार्क पे आए, उसके बाद पीछे की चीजें करें। बाकी तो मैंने शायद सारे जितने भी अभी तक क्वेश्चन बोले गए थे वो ले लिए हैं। और कुछ पूछना है तो बोलो। और मेहनत का तो ऑफ कोर्स कोई वो ही नहीं है, जैसे कुछ बच्चे ऐसा भी अगर लगातार मेहनत करें बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, ट्रस्ट में यू कीप डूइंग इट, सूनर और लेटर रिजल्ट विल कम। और किसी को कुछ बच्चे को पूछना है तो बोलो। सर जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, हाँ हाँ, सर उसमें कितना मार्क्स सही रहेगा, मतलब परफेक्ट रहेगा, आना सही? जो मेंस लेवल का है, मेंस लेवल का जो टेस्ट है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि 130 से अगर ऊपर आ रहे हैं 300 में से, तो हमारी प्रिपरेशन ओके टाइप है फिर। और 170 से ऊपर आ रहे हैं तो फिर अच्छी है, हम ये बोलेंगे, फिर कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए। 130 इज नॉट डिजायरेबल, बट 130 के आसपास हैं तो मतलब अगर मेहनत करोगे तो उसको काफी अच्छा किया जा सकता है, मतलब फिर हम सेफ जोन में आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ओके सर। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे इस वाले एग्जाम में 300 में से 55 आया, तो ये क्या गंदे है कि स्टार्टिंग में इतने ही लाना सही है कि बहुत मेहनत करनी चाहिए? नहीं तुम्हें तो मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो भी तुम पेपर देते हो ना 3 घंटे का, तो हमें घर पे जाके जरूर देखो, पेपर देने से पहले हमारा रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर, तभी पेपर देने का कोई फायदा है, वरना तो आधी चीजें याद ही नहीं है तो फिर प्रॉपर टेस्टिंग हुई नहीं ना। दूसरा चीज, पेपर अगर हमने 3 घंटे का दिया तो उसको एनालिसिस भी हमें 1-1.5 घंटा लगा के करना चाहिए कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, क्यों गलत किए, उसका रीजन क्या था, कि मैंने रिवीजन नहीं किया, क्या सिली मिस्टेक्स कर दी। उसी के बाद तो हमें फीडबैक मिला ना, अगली बार हम फिर वो नहीं करेंगे। तो आई विल से कि तुम अपने पेपर एनालिसिस करो, और इसको तो डेफिनेटली और ऊपर ले जाने की जरूरत है। सर हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता सर रिवाइज करने के लिए। जैसे हम लोग का क्लासेस हैं, सैटरडे तक क्लासेस है, संडे को हम लोग के थर्ड संडे को टेस्ट हो जाता है, तो रिवीजन में प्रॉब्लम होती है सर। मैंने इसीलिए बोला ना कि जो जो टास्क हमने बोला है उसको उसी सीक्वेंस में करो, और कुछ कुछ चीजों को स्किप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, अभी के लिए ना, जैसे एक्सरसाइज 2 हो गया या फिर डीपीपीज हो गया, उनको अभी के लिए छोड़ सकते हो। सर रेगुलर रिवीजन रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें?
सो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन वगैरह। डिस्ट्रैक्शन का तो यार ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम डिवाइस यूज करें वो डिवाइस जो यूज करें ना वो हमारा केवल पढ़ाई के लिए होना चाहिए। ठीक है। जैसे डिवाइस का जो टाइम है वो हम पढ़ाई में ही अगर यूज करें तो ही हमारा डेली 5-6 घंटा जाता होगा। तो उसके अलावा तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास मान लो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा है डेली कुछ करने के लिए तो फिजिकल एक्सरसाइज करो। वो तुम्हारे ब्रेन को भी हेल्दी रखेगा लॉन्गर टर्म में ना। एंड तुम्हें वो जैसे फीलिंग आती है ना कि एनर्जी नहीं है, नींद आ रही है, वो सबसे दूर हो जाएंगे। हमें अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए टीवी हो गया, डिवाइस हो गया, इनको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो मतलब नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। फिर हमारा ब्रेन शांत नहीं होगा, वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और मेरे को हमेशा एंड गोल अपना याद रहना चाहिए। जैसे एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो कुछ दिन काम करता है, अदरवाइज लॉन्ग रन में तो लगातार काम, जैसे तुम्हें तो लगातार 2 साल मेहनत करनी है तो अपने अंदर से ही मोटिवेशन आना चाहिए कि जो तुम्हारा रैंक आएगा उससे तुम्हारा काइंड ऑफ 30-40 साल का प्रोफेशनल करियर डिसाइड होगा। तो वो तो एक बहुत बड़ा पीरियड है। और 3-4 साल बाद क्या होगा कि अगर हम बहुत मेहनत करें तो भी रिजल्ट उतना नहीं आएगा। अभी जो मेहनत करोगे उसका सबसे बेस्ट रिटर्न तुम्हें आगे चल के लाइफ में मिलेगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी तरह की परफॉर्मेंस के लिए ना हमारा जो डे का रूटीन है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तुम्हें बेस्ट एफिशिएंसी कब मिलेगी कि हमारा सारा कुछ फिक्स हो गया। मान लिया अगर मेरे को 11 बजे सोना है रात को तो डेली 11 बजे ही सोना है। अगर तुम 10 दिन भी फॉलो करोगे तो उसके बाद वाले दिन पे क्या होगा, तुम्हें अपने आप एग्जैक्टली 11 बजे ही नींद आएगी, घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 11 बजे सोना है तो 11 बजे ही सोना है। ऐसा नहीं कभी 9 हो रहा है, कभी 11 हो रहा है, कभी 12 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। ऐसे होने से क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लीक होगा और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। प्लस जब जैसे मान लिया हम 11 बजे सोए, सुबह मान लिया 6 बजे उठना है तो फिर 6 ही बजे उठना है। उसके बाद सारा चीज फिक्स होना चाहिए काइंड ऑफ कि जैसे कुछ बच्चे करते हैं ना 6 से 7:30 मेरे को ये पढ़ना है, फिर 7:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो इस तरह की चीजें अगर पूरे दिन की फिक्स होगी और आइडेंटिकल होनी चाहिए सभी दिन ना। ऐसे नहीं कि आज मेरे को लगे आज संडे है तो आज तो मैं मस्ती मार सकता हूँ। ठीक है, 1-8 घंटे डेली निकाल सकते हो अपने लिए एक्स्ट्रा, बट बाकी टाइम संडे को भी हमारा फुल होना चाहिए रिवीजन विवीजन। अगर तुम्हारा एवरी 2 आवर्स का या 1 घंटा तो ज्यादा छोटा हो गया, 2 आवर्स का अगर हमारे पास एम है ना या गोल है एवरी डे कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, फिजिक्स का होमवर्क है तो वो शाम को 8 से 10 करना है, समथिंग लाइक दिस, तो फिर तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत बहुत बेटर आएगी। और ये चीजें ही तुम्हें बाकी बच्चों से अलग करेगा। मतलब बाकी बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो उनका अपने मन पे कंट्रोल नहीं होगा, वो कभी मूवी चले जाएंगे, कभी ये चले जाएंगे। यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हारा गोल उनसे बहुत ऊपर है। ठीक है, जिन बच्चों के साथ तुम खेल रहे हो आगे चल के, मतलब जो तुम्हारे अभी सो कॉल्ड फ्रेंड है, आगे चल के कुछ लोग बॉस बनेंगे, कुछ लोग कर्मचारी बनेंगे। तो यू वांट टू सी इन विच पोजीशन, मतलब यू वांट टू सी योरसेल्फ इन विच पोजीशन, दैट शुड बी इंटरनल मोटिवेशन। और ये कोई वैसी बहुत जैसे मेहनत करने वाली जो चीज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम 10-15 दिन भी कर लेना लग के विदाउट ब्रेक तो फिर अपनी आदत बन जाती है। फिर यू स्टार्ट फीलिंग कि यार ये बाकी लोग तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीज है आई विल से कि हमें एंड रिजल्ट के बारे में हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एवरी डे यू आर वेस्टिंग, तो तुम अपने उस गोल से दूर जा रहे हो। तो रात को सोते समय अगर मैं ये सोचूं ना कि आज मैं क्या इतना ही पढ़ सकता था, एंड इफ आंसर इज हाँ, या फिर नहीं आज जो मैं पढ़ सकता था उसका 80% की एफिशिएंसी आई, तो इट्स फाइन। सर हेलो। हाँ हेलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जैसे कहा कि जो क्लास जो उसको पूरा करेंगे सर, लेकिन इतनी लंबी लंबी जैसे क्लास होती है सर, नोट बनाते हैं ना सर, टाइम बहुत चल जाता है, एक क्लास छूट जाती है तो उसको अगले दिन करने लगते हैं, तो उसकी वजह से सर होमवर्क नहीं हो पाता है जो होता है, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज होती है। तुमने अभी लेट ज्वाइन किया है क्या? नो सर, मैंने सर पहले ही ले लिया था। अच्छा, मैं नहीं नहीं लेट बैच नहीं, मतलब ये जूम में तुम लेट आए क्या? अभी नो मैंने, सर। हाँ, अच्छा, अभी मैंने यही तो बताया था
कि जैसे जो 1.5 घंटे की क्लास है उसमें पहली बात तो जो क्लास में क्वेश्चन कराए गए वो क्वेश्चन मत करो। दूसरा चीज, अगर नोट्स बनाने में हमें टाइम लगता है, 1.5 घंटे की क्लास में मान लिया 2 घंटे से ऊपर जा रहा है, तो नोट्स मत बनाओ, पीडीएफ यूज करो। क्योंकि कोई बच्चा बोलता है कि अपने हाथ से नोट्स बनाए हुआ याद रहता है, ठीक है, तो देखो एक लेक्चर में मोस्ट वाली 10 से 12 पेज लिखे रहते होंगे, वो भी बड़े बड़े लिखे रहते हैं, ऐसा कोई वो छोटे छोटे राइटिंग में नहीं लिखा रहता। तो अगर तुम पीडीएफ से ही बाद में बैठ के नोट्स बनाओगे तो उसी में हार्डली 10-15 मिनट लगेगा मैक्सिमम। तो साथ के साथ नोट्स बनाने में क्या होता है, एक तो हमारा फोकस लूज होता है, अगर किसी को मतलब आदत नहीं है तो 1.5 घंटे के लेक्चर में 2-2.5 घंटे 2 घंटे से ऊपर तो जाना इज रेड फ्लैग, हमें जाना ही नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो मैंने पहले बोला कि मत सॉल्व करो, तुम तो शीट सॉल्व करना। अगर तुम्हें नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है तो नोट्स मत बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि अपने हाथ से ही बनाना है तो तुम लेक्चर एक पूरे उसी में देखो, फ्लो में देखो, और जो पीडीएफ है उससे नोट्स बनाओ, तुम अपने हाथ से लिख लो अगर तुम्हें इतना ही है तो। सर केवीपीवाई के बारे में कुछ बता दीजिए। केवीपीवाई के बारे में देखो, अगर हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है, और मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि अगर हमारे 200 मार्क्स क्रॉस हो रहे हैं जो मेंस वाला पेपर है ना, तो फिर हमें केवीपीवाई के बारे में सोचना चाहिए। और उसके सारे रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर हैं आगे चल के ना वो, और बायो वायो के जो वीडियो हैं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं ऑलरेडी। बट मान लिया अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस तो यही रहना चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज करके केवीपीवाई की तैयारी करना इज नॉट सजेस्टेड। हाँ बोलो। सर हमारे जैसे 100% हमें कोई लगता है हमारा कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं है 100%, तो सर टेस्ट नहीं दे पाते हैं। सर मैंने अभी टेस्ट नहीं दिया है। हाँ देखो, एक ये जो टेंडेंसी है ना कि अगर हमें लगता है कि मार्क्स अगर कम आएंगे तो फिर डीमोटिवेशन होगा, या फिर किसी केस में ऐसा लगता है कि आप पेरेंट्स कुछ ना बोलें, ये थिंकिंग गलत है। टेस्ट तुम्हें पता है कि नेक्स्ट टेस्ट कब है, तो जो मैंने अभी प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज करके कई बार बोल लिया, वो हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि उस टेस्ट से पहले हम नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करें। अच्छा, अगर 100% नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें टेस्ट तो जरूर देना चाहिए, बिकॉज टेस्ट नहीं देने का मतलब क्या है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। अब तुम आगे चल के टेस्ट में सभी लोग गलतियां करेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कि 100% सब सही करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दोगे तो जो जो भी पॉसिबल गलतियां हैं वो तुम यहीं कर लोगे, बाद में वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो टेस्ट तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, यहीं से बेसिकली इनडिसिप्लिन हमारा प्रिपरेशन में स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जब हम एक बार टेस्ट छोड़ते हैं तो अगली बार हमें लगता है कि यार अभी भी छोड़ सकते हैं। सर अगर तुम टेस्ट टू टेस्ट मैच करोगे ना तो अपने आप अप टू डेट रहोगे। हाँ उज्जवल। सर मतलब अगर बैकलॉग है और लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, हमने लेक्चर्स नहीं देखे, तो सर फिर कैसे देंगे टेस्ट? नहीं, वही तो मैंने बोला कि अगर मान लिया बैकलॉग है तो कितना बैकलॉग है। अगर मान लिया वो अगले टेस्ट से पहले पहले तक मेरे को लगता है मैं कवर कर लूंगा, कवर कर लो, वेल एंड गुड। अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करो। अगर लगता है कि नहीं है तो बहुत ही ज्यादा है, तो आई विल से कि एक बैच नीचे स्लाइड हो जाओ। अगर जैसे प्रवीण सॉरी प्रथम 4 में हो तो प्रथम 5 में चले जाओ, नेक्स्ट वाले प्रथम। वहां पे कोर्स थोड़ा पीछे चला होगा। सर क्वेश्चन विच वर डन इन लेक्चर दैट इज नेसेसरी टू कॉपी नोट्स। हाँ मतलब अगर नोट्स तुम अपने हाथ से बनाने तो कर सकते हो सर, मैं हैंड रनिंग नोट्स बनाता हूँ साथ साथ, एंड इफ पीडीएफ नोट्स जो व्हाइट बोर्ड पे बनता है उसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सो कैन यू प्लीज प्रोवाइड अ पीडीएफ ऑन व्हाइट बोर्ड। यार ये जो हम पीडीएफ देते हैं उसमें ब्लैक बैकग्राउंड रहती है, बट एक क्या बोलते हैं, जहां तक मेरे को याद है हमारी टीम ने व्हाइट वाले भी प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर नहीं कर रखे तो एक ऐप आती है ना इन्वर्ट पीडीएफ करके, वहां डाल के तुम वो इन्वर्ट कर सकते हो ना, बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगी और उसके बाद प्रिंट ले सकते हो, इफ दिस इज द क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर अभी ऐसे एडवांस का टेस्ट आ रहा है, हाँ तो हाँ सर मैंने एक्सरसाइज 1 की है और बैकलॉग तो नहीं है, तो सर सफिशिएंट रहेगी? नहीं, अगर टाइम देखो, टाइम अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो फिर गो फॉर एक्सरसाइज 2 ऑल्सो। कम से कम एक्सरसाइज 2 का एक एक सेक्शन कर लो। सर मेरे से पार्ट 2 नहीं होता, उसका पार्ट 1 हो जाता है एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का क्या पार्ट 1 हो जाता है? हाँ तो वो तो कर ही लो कम से कम, फिर टेस्ट दो उसके साथ। सर पार्ट 2 मतलब नहीं होता। एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 1 मतलब एडवांस टेस्ट के लिए इज नॉट सफिशिएंट। मतलब उससे क्या होगा, एक्सरसाइज 1 अगर हम करके जाएंगे तो एडवांस टेस्ट में कुछ पोर्शन तो ऑफ कोर्स कर ही लेंगे हम, बट वो 100% क्वेश्चन अटेम्प्टेबल नहीं बचेगा। अटेम्प्टेबल बोला मैंने, सॉल्वेबल नहीं बोला। मतलब ये नहीं बोला कि सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 करोगे तो भी 100% सॉल्व नहीं होगा, तो भी बहुत सारा पार्ट छूटेगा। बट अगर मेंस करोगे, सॉरी एक्सरसाइज 1 करोगे तो काफी पोर्शन नॉन अटेम्प्टेबल सा हो जाएगा, क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के उसमें पूछा जाता है एडवांस में, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं है यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, डायरेक्टली वो एग्जामिनेशन में नहीं हो पाएंगे। बट कुछ पोर्शन तो फिर भी हो ही जाएगा डेफिनेटली टेस्ट का। किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसका एक बेस्ट इलाज ये है कि तुम 50 या 30-40 क्वेश्चन ना पहले उसके पढ़ जाओ इन द सेंस एग्जाम्पल की तरह ना, सॉल्व एग्जाम्पल की तरह, फिर दोबारा उन्हीं को ट्राई करो, तो फिर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाएगा। टेस्ट के टाइम मैनेजमेंट में हमें ये करना चाहिए कि पहले तो टेस्ट को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अलग अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए, एक ही मानो तुम तो के 75 क्वेश्चन मेरे को करने हैं। उसके बाद टेस्ट में हमारे 2 राउंड लगने चाहिए। पहले राउंड में इजीएस्ट क्वेश्चन छांट के करने चाहिए। मतलब छांटने का मतलब ये नहीं कि पहले छांटे और फिर करें। तुम तो लाइन से चलते चले जाओ। पहला क्वेश्चन पढ़ा, अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे को हो जाएगा मेरे से और 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा, 5-7 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो उसको कर दिया। अगर मेरे को लगा कि बहुत लेंदी है तो छोड़ दिया। अगर मान लिया मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या बोला तो भी छोड़ दिया। ऐसे करते हुए छोड़ के आगे चलते चले जाओ। तो पूरे पेपर में ऐसे एक बार राउंड लगाओ। उससे क्या होगा कि जो कोई बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा वो छूटेगा नहीं। जब पहला राउंड खत्म हो जाए उसके बाद हमें तो फिर पेपर का पूरा ज्योग्राफी पता ही होगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन हमने ऐसा छोड़ा है जो लेंदी है और टाइम की वजह से छोड़ दिया, वो कर सकते हैं। सर बेस्ट शिफ्ट कर, हाँ कर सकते हो बिल्कुल। सपोर्ट टीम से बात करो, वो तुम्हें कर देंगे। बट अगेन वी शुड नॉट मेक इट ए हैबिट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर पूरी साल लगातार बेस्ट शिफ्ट करते ही रहेंगे। हेलो सर, मोहित हाँ दिस साइड। बोलो बेटा। जिस वीक में सर टेस्ट होता है ना, वो हाँ हाँ फ्राइडे और सैटरडे को कंटिन्यूअस 2 क्लास हो जाते हैं और संडे को फिर टेस्ट, तो वो अगले 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 वीक में वो सर डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बैकलॉग क्रिएट करने लगते हैं। और सर हाँ अच्छा, सर, ये बहुत प्रॉब्लम है। वीक में रिवीजन वगैरह करना, टेस्ट की तैयारी करना, फिर वो वीक भी सर थोड़ा धीमा हो जाता है। नहीं तो देखो, टाइम तो बेसिकली जैसे अगर मान लिया हमारे पास A+B+C है, अब उसको कैसे भी अरेंज कर लो। अगर मान लिया जिस वीक में टेस्ट होता है तो उससे पहले भी तो 2 संडे आए होंगे ना, और उससे पहले भी मंडे टू जो फ्राइडे होगा उसमें हमें पहले से ही स्लॉट निकाल के रखने चाहिए इसके, क्या बोलते हैं, रिवीजन के लिए। मतलब बिल्कुल लास्ट तक तुम छोड़ो ही मत, बिल्कुल लास्ट वाले दिन तक छोड़ो ही मत, पहले ही फिनिश कर लो। टाइम तो वही रहेगा ना। आप बेसिकली मान लिया अगर हम एक क्लास हटा दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो क्लास कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट होगा, तो वो लास्ट में जाके सिलेबस उतना ही आगे चला जाएगा, फिर तुम्हें 11th के पेपर देने में थोड़ी सी वो होगी। अगर जल्दी खत्म होता है तो इट इज बेटर। यस सर। हाँ बाकी अगर तुम डे अगर चेंज करना चाहते हो, मान लिया कि मंडे ट्यूसडे हो जाए और फिर आगे ऐसे हो जाए, तो एक बार ग्रुप पे बोल देना, अगर वो कर देंगे तो ठीक है। मतलब ग्रुप पे भी बोल सकते हैं एक बार। थैंक यू सर। हम्म, सर क्वाड्रेटिक का जो आखिरी लेक्चर था सर, हाँ प्रथम तो उसमें सर मतलब आखिरी लेक्चर तो बहुत कम कम समझ में आया था सर। तो मतलब उसको एकदम सीरियस लेना है कि नहीं, समझ उसको लेक्चर को वापस देखकर समझ ही लेना है, या फिर उसको मतलब मतलब किसी भी चीज में ये है कि अगर मान लिया मतलब हर चैप्टर में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि जो प्रॉब्लम देगा समझने में, तो एक बार तो हम एफर्ट मारें।
बट उसके बाद छोड़ सकते हैं। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हम स्टक हो जाएं और आगे हमारा बैकलॉग हो जाए। जब आगे कभी टाइम मिलेगा तो एक बार वापस पढ़ लेंगे, क्योंकि इस तरह की जो टफ कॉन्सेप्ट होती है ना वो हार्डली इक्का दुक्का क्वेश्चन में यूज होगा, बट उसकी वजह से हमारा चैप्टर स्टॉक नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे को क्वालिटी बहुत वीक है। जो समझ में पोर्शन आता है ना अगर किसी भी चैप्टर का 70-80%, तो दैट मीन्स वी आर गुड टू गो उस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए। सर क्वाड्रेटिक में मतलब पिछले लास्ट 2 लेक्चर से पहले वाले था वो सारा समझ में आ गया था, और लगभग सीट का मतलब लगभग सारा अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाता था। हाँ तो फिर ठीक है, मतलब देन इट इज फाइन। मतलब एक बार हमने एफर्ट मारा, फिर भी नहीं समय तो अभी के लिए छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। मतलब कहने का मतलब कि वहीं रुके नहीं रहे, और साइकोलॉजिकली ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्वालिटी वीक है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से 1 घंटा होने वाला है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ले लिए, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर दोबारा सेशन रख लेंगे। अभी किसी को कुछ और पूछना है तो बोलो। सर हफ्ते में एक मूवी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, हफ्ते में एक मूवी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या चीज? हेलो सर एक्सरसाइज टू को आई मीन कुछ क्वेश्चंस अप्रोच नहीं होते हैं, तो और उनको कैसे आई मीन करने की कोशिश करें, आई मीन उनका मैनिपुलेशन समझ नहीं आता, तो फिर क्या कैसे कर सकते हैं? नहीं यार, वो तो यही है कि देखो, यूजली तुमने ये देखा होगा कि जब हम पेपर में जो क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना और नहीं होता, उसका जब हम सोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में छप जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत एफर्ट मारा होता है उसके ऊपर ना। तो एक्सरसाइज 2 में जैसे हम पहले तो अपना फुल एफर्ट मारे, 15 मिनट खर्च हो रहा है, 20 मिनट खर्च हो रहा है, अगर टाइम अवेलेबल है, फिर भी नहीं सॉल्व हुआ तो फिर हम सोल्यूशन देखें। ठीक है, और उससे क्या होगा कि अगर अपना एफर्ट नहीं मारेंगे ना तो सोल्यूशन देखेंगे तो वो तुम्हारे दिमाग में कुछ सीखेगा ही नहीं। मतलब तुम अगर दिमाग में जोड़ नहीं पड़ा तो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने मान लिया 15 मिनट लगाए और फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो टाइम वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं हुआ, उसने तुम्हारे दिमाग की मसल्स तो फिर भी बना दी। तो सोल्यूशन पढ़ो आराम से। और सोल्यूशन में मैं एक चीज और बोलूंगा, बहुत सारे बच्चों को जैसे स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है। अब देखो, हमने तो डिमांड के हिसाब से ना टेक्स्ट सोल्यूशन भी दे रखा है, वीडियो सोल्यूशन भी दे रखा है, बट हमें पहली तो कोशिश करनी चाहिए कि खुद सॉल्व करें, और चाहे उसमें टाइम ज्यादा लग जाए। ठीक है, दूसरा, उसके बाद भी कोशिश करें कि हम टेक्स्ट सोल्यूशन पढ़ें पहले, और जब बिल्कुल ही समझ में ना आए तब जाके वीडियो सोल्यूशन पे देखें। मतलब हमें वीडियो सोल्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हैंडी कैप टाइप हो जाएंगे हम, और फिर हमें चीजों का कॉम्प्रिहेंशन कम हो जाएगा। फिर हम पेपर में जब बैठेंगे तो हमें आधे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे कि क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर हमें इतनी स्पून फीडिंग की आदत पड़ेगी ना कि पहले कोई समझाए तभी समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आर्ट कि हम सोल्यूशन मतलब एक लेवल तक एफर्ट मारने के बाद ही देखें। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं हुआ, 2 मिनट में ही जंप करके सोल्यूशन देख लिया, तो दिमाग पर कोई लोड ही नहीं पड़ा, वो कभी भी फिर डेवलप ही नहीं होगा, वो हमेशा इसी स्टेज पे रहेगा। सर आपने जैसे मैथ में ओके सर। कहा कि पहले क्लास लगाओ हाँ टाइम से, फिर नोट्स बना सकते हो 15-20 मिनट में, तो फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर हम्म। सर वो आपने अभी बोला था ना कि परसेंटाइल और परसेंटेज, सर वो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब यार ये होता है कि जैसे अगर मेरा 99 परसेंटाइल आया है तो उस बात का मतलब ये है कि 99% बच्चे मेरे से पीछे हैं। तो अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है तो मेरे से आगे एक बच्चा है, बस इस टाइप की बात होगी। तो जैसे अगर 10 लाख लोगों ने दिया है और किसी का 99.9 है, तो उसका मतलब क्या है कि उससे आगे लगभग 1000 बच्चे हैं। तो 1000 के आसपास रैंक हो गया। और सर 100% मतलब? 100% मतलब उसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, उसी के सबसे ज्यादा मार्क्स है, उससे आगे कोई है ही। सर हाँ सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? यार, आई प्रेफर मॉर्निंग टाइम। रात में ना, रात की बजाय मॉर्निंग टाइम आई प्रेफर, बट अगेन इट इज ए पर्सनल चॉइस। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे जैसे मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ बोला था, तो 2 महीने बाद एक बच्चे कहा कि सर मैंने बहुत ट्राई किया बट मेरे से नहीं उठा जाता। तो अगर इतनी दिक्कत है तो रात को पढ़ सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मॉर्निंग टाइम में ब्रेन ज्यादा फ्रेश रहता है, ज्यादा रिसेप्टिव होता है।
सर रात को लेक्चर देख के सुबह में मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ मतलब रात को लेक्चर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मतलब लेट नाइट स्टडीज की बजाय आई विल प्रेफर अर्ली मॉर्निंग स्टडीज, मैं ये बता रहा हूँ। और वो लेक्चर कभी भी देखो और प्रैक्टिस कभी भी करो। हाँ सर जब फर्स्ट डे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता तो सेकंड डे भी उसी में लगे रह जाते हैं, फिर मतलब बैकलॉग लग जाता है होमवर्क में, उसका क्या करें? इसीलिए मैंने अभी बताया था ना कि हम प्रायोरिटाइज कैसे करें, कि प्रायोरिटाइज करो। अगर मान लिया नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो क्वेश्चन का भी तो एक टाइम हो गया, जैसे 10 क्वेश्चन है और मान लिया हमने आधा घंटा रखा उसके लिए, तो आधे घंटे में जितने सॉल्व हुए पहले पेपर की तरह वो सॉल्व हो गए, और फिर उसके बाद हम टाइम लिमिट हटा के सॉल्व करें, उसके सोल्यूशन देख लो बस। सर बेस्ट टाइम क्या रहेगा? जैसे रात को 11 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना। सर 6 आवर्स की नींद तो जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर सर 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठना। सर बेस्ट टाइम क्या रहेगा? अगर तुम 10 और 4 मैनेज कर सकते हो, मेरे हिसाब से दैट विल बी बेटर। और दिन में लंच करने के बाद 15 मिनट सो सकते हो। सर मुझे रात को ज्यादा अच्छा समझ आता है। नहीं, यही तो मैंने बोला कि अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग यही वाली फीलिंग है ना रात वाली, कि रात में ही पढ़ सकता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। मगर फिर हमें बहुत ज्यादा अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए उसके। बट कोई अगर न्यूट्रल है या किसी का थोड़ा सा झुकाव रात की तरफ है, तो आई विल से कि अगर वो कोशिश करेगा तो मॉर्निंग की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि रात में क्या होता है, मैंने ये फील किया है कि हमें डिप्रेसिंग थॉट्स और नेगेटिविटी ज्यादा आती है, दिन में नहीं आती। मॉर्निंग में फ्रेशनेस ज्यादा रहती है, यस सर। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। बट अगर सर किसी को लेक्चर रात में ही के आदत है तो इट्स फाइन। हाँ सर लेक्चर के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे लग जाएं कि लेक्चर के नोट्स एक बार रिवाइज करके फिर क्वेश्चन लगाएं? लेक्चर के नोट्स देखो, अगर तुमने जस्ट लेक्चर देखा ही है तो मेरे ख्याल से नोट्स देखने की इतनी जल्दी तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है। और अगर हमने नोट्स देखा भी तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये जूम मीटिंग शायद 1 घंटा होने वाला होगा, तो हो सकता है कट जाए बीच में। आई एम नॉट श्योर कि 1 घंटे का है या नहीं, तो उसके बाद अगर कोई सर क्वेश्चन बचता है तो मैंने वो 12th का सिलेबस 11th में ही सर कंप्लीट, अरे 10th में ही कंप्लीट कर तुम, लिया अच्छा तो अगर कोई अभी क्वेश्चन बचता है ना, तुम उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। हाँ, अब तुमने क्या बोला, मेरा एक फ्रेंड ने 10th का सिलेबस वो 10th में। सर 12th का सिलेबस 10th में ही कंप्लीट कर लिया और बहुत हाई लेवल का बुक भी लगा लिया, तो उससे डिमोटिवेशन आता है। यार दुनिया में तुम्हें देखो, इसीलिए प्रैक्टिकल होना चाहिए। अच्छी बात है कि हम हेल्दी कंपटीशन किसी के साथ करें, दैट मोटिवेट्स यू, कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट देयर इज ए फैक्टर, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और इससे कोई डिनाइंग नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में हम मेहनत कर करके उसको निगेट कर सकते हैं। मेहनत कर करके, मतलब ऐसा इमीडिएटली तुम्हें लगता हो कि वो अनटचेबल है, वहां तक तो मैं कभी पहुंच नहीं सकता। बट जब कैरियर की बात आएगी ना, तो पहुंच सकते हैं। इसका मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर तुम इंडिया में मोस्ट सक्सेसफुल 10 बंदे उठाओगे, तो पहली बात तो उसमें टेक फील्ड में मैं बोलूँ, ऐसा नहीं कि 10 आईआईटियंस होंगे, एनआईटी और विदाउट इसके भी होंगे। और ऐसा भी नहीं है उन सब की रैंक 1 आई हुई होगी, बिल्कुल नहीं। 1 रैंक और 2 रैंक के तो बहुत कम मिलेंगे, मैक्सिमम बंदे तो मिडिल वाले मिलेंगे। तो लाइफ केवल यही 2-3 साल नहीं है, बहुत आगे की जर्नी है। अगर किसी के साथ ऐसे कंपटीशन करना है तो उसे डिमोटिवेट मत हो। तुम तो हाउ देखो कि हाउ आई कैन गो अहेड विद हिम, फ्रॉम हिम ना, मतलब उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं टाइप्स। अमरजीत, मैंने बता दिया कि ये पर्सनल चॉइस है, अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल तो कंटिन्यू विद इट। मैंने तो अपना एक बस ऐसी थॉट बताया कि अगर कोई ओपन है तो फिर मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। सर ड्यूरिंग लेक्चर नोट्स बनाने में टाइम लगते तो फिर लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हाँ वीडियो पॉज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने अभी इसमें इसी वीडियो में डिस्कशन किया था कि लेक्चर बनाने के बाद आप बना सकते हो नोट्स। ड्यूरिंग लेक्चर में उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन लैप्स भी होता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। यस सर। हम्म। हम घंटा लगा देते हैं। क्या तुम्हारा यार आवाज कट गया पूरा। स्कूल में मेरा सर ज्यादा समय लेक्चर देखने में जाता है सर, रिवीजन करने का समय बहुत कम ही मिलता है। तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि लेक्चर देखने में
जो देखो पढ़ाया गया है वो बेसिक से ही पढ़ाया गया, मतलब उसके लिए सच किसी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है। बट हमें हर बात की, जैसे कुछ मैंने अभी बोला, कुछ बच्चे परफेक्शन की तरफ दौड़ते हैं कि पता नहीं इसमें क्या बोला, वो फिर 50 बार 20 एंगल से सुनेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो इसको ऑफलाइन लेक्चर की तरह ट्रीट करो एंड कोशिश करो एक ही उसमें सारा देख जाओ। सर मेरा रेगुलर स्कूल है तो फिर मेरी रेगुलर क्लासेस, होमवर्क एंड रिवीजन सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं हो पाता, मैं क्या करूँ? अभी मैंने इसी वीडियो में बताया ना कि हमें प्रायोरिटाइज कैसे करना है। वो अगर तुमने नहीं देखा है तो एक बार ये वीडियो की रिकॉर्डिंग अभी डल जाएगी, वो देख लेना। उसमें मैंने बताया कि हम क्या क्या प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी? ये तुम अपने ग्रुप में बोल सकते हो, वो मोस्ट वाली इसको यूट्यूब पे डाल के तुम्हें लिंक दे देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक सर। ठीक है Thank एवरीवन। you, sir. हाँ, इट वाज वेरी गुड इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। और समहाउ ये चीज अभी डिले ही होती जा रही थी ना, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। कल भी जेई का रिजल्ट आया था तो उसकी वजह से हमें एक दिन और पोस्टपोन करना लगा। बट वी विल कीप इट ए रेगुलर फीचर ना। Yes, sir. Thank you. हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सर एक लास्ट थैंक यू। कीप वर्किंग हार्ड। हाँ हाँ, अमरजीत बोलो। सर गॉड आपको क्यों बोला जाता है सर? क्या चीज? गॉड सर। मैथमेटिक्स का गॉड क्यों बोला जाता है सर आपको? ये तो यार पता नहीं, किसी मतलब किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा बहुत पहले ना। बहुत पहले, बेसिकली जब मैं बंसल में पढ़ाता था बहुत साल पहले, मतलब 20 साल पहले आज से, तो बंसल सर ने एक बार गॉड ऑफ कैलकुलस ऐसे ही बोल दिया था ना बच्चों के बीच में। तो उसके बाद वो टर्म ऐसे ही चलने लगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि मैथमेटिक्स का 0.01% भी नहीं आता मेरे को। मैथमेटिक्स सर, बहुत ज्यादा वास्ट है, सर बहुत ही आप ज्यादा बोलो वास्ट। मैथमेटिक्स हमारे लिए। सर आप लेकिन सर आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। चलो बढ़िया है, खुशी हुई मेरे को ये जान के। एंड आई होप कि तुम लोग इसका भरपूर फायदा उठाओगे। और आज जैसे हमने रिजल्ट डाला है ना, आई वुड लव टू सी योर नेम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ना। हमने जो रिजल्ट डाला है उसमें फोटो डालने हैं बच्चों के। आई लव टू सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वहां पे। थैंक यू सर। हाँ, और जैसे अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप हमारा खुला ही हुआ है, तुम व्हाट्सएप पूछा करो, उसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है। आंसर हो सकता है कि लेट आए थोड़ा, बट जैसे ही फ्री होगा आई विल ट्राई टू आंसर, राइट। और वैसे भी इस तरह का इंटरेक्शन वी विल कीप ऑन हैविंग। ओके सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। Thank you, हाँ, sir. चलो Thank you, फिर sir. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक Bye यू bye. सर। थैंक यू सर। बस क्लास बीच में हाँ, आते रहिएगा सर, बहुत मजा आता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिर से मिलते हैं सर, फिर से। बाय बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन।